नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा है हिंदुओं से जुड़ा हुआ, पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ। मुद्दा है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने देखा कुछ समय पहले किस तरीके से शेख हसीना का सत्ता का दौर खत्म हुआ और उसी के साथ हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ और वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा बल्कि बुरी तरीके से बढ़ चुका है, बहुत तेजी से बढ़ चुका है। हाल फिलहाल में खबरें सामने आई है, अत्याचार तो अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हाल ये बन गए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, इस तरफ आप देख लीजिए, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है खास मेहमानों का पैनल। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी मौजूद रहेंगे, राहुल तालान जी मौजूद रहेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, रवि अरोड़ा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। हमारे साथ मृगेंद्र जी मौजूद रहने वाले हैं जो कि धर्मगुरु हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी का स्वागत करते हुए मैं शुरुआत करने जा रही हूँ दुष्यंत जी से। दुष्यंत जी, ये बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। हमें लगा था कुछ वक्त में हालात नॉर्मल हो जाएंगे। शेख हसीना के साथ क्या हुआ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, वो विजुअल्स, वो तस्वीरें आज भी हम नहीं भूले। हम सब ने प्रतिक्रिया दी, निंदा की, हमने आवाज भी उठाई कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दौर रुका ही नहीं। आज हालात ये है कि स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए, अब निंदा से काम नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं जो उपद्रवी हैं, जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो मानव विरोधी तत्व हैं, उनके दबाव में हैं। आप देखते हैं हो क्या रहा है, एक कॉलेज दूसरे कॉलेज पे हमला कर रहा है, एक इलाका दूसरे इलाके पे हमला कर रहा है। तो वहाँ पे कानून का या मानवता का जो एक इकबाल होना चाहिए वो नहीं रहा है। अभी हमें आपको, हमारे सभी देश के सांसदों को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके यूनाइटेड नेशन से बात करनी चाहिए कि वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाएं जो वहाँ पे आम आदमी की जान माल की सुरक्षा जो सुनिश्चित कर सकें। और भारतीय पार्लियामेंटेरियन जितने हमारे सांसद महोदय हैं देश की संसद में, अभी संसद का सत्र चल रहा है, उन सबसे हम अनुरोध करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव लाएं और प्रस्ताव पास करें और अपनी एकजुटता दिखाएं। भारत की संसद ने अब से पूर्व में जहां दुनिया में कहीं माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार हुआ है तो ये मदद दिखाया है कि अपनी संसद में खड़े होकर नेता पक्ष और प्रतिपक्ष अर्थात प्रधानमंत्री साहब और विपक्ष के नेता ने एक सुर में ऐसी घटनाओं की भर्त्सना की है और दुनिया को ये बताने का काम किया है, दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। आज मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये हमारे यहाँ से होना चाहिए। बेशक कदम उठाए जाने चाहिए और बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। गुलाम सरवर साहब का सीधे रुख करूंगी। गुलाम सरवर साहब, हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, सिर्फ प्रतिक्रिया से काम नहीं चलने वाला है, तो सल्यूशन क्या होगा? हिंदुओं पर अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। प्रधानमंत्री है यूनुस साहब, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। साफ तस्वीर नजर आ रही है कि हिंदू विरोधी है। नहीं, यूनुस साहब प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो कठपुतली है, कोई इलेक्टेड तो है नहीं, सिलेक्टेड है। लेकिन जो दुष्यंत जी ने बात कही है, देखिए भारत की भूमिका श्रीलंका में जब अस्थिरता फैली थी तो भारत ने उसमें इंटर किया था, अपनी सेना भेजी थी, शांति सेना। बांग्लादेश जो कि जायज औलाद है, मैं थोड़ा सा अलग टोन में कह रहा हूँ, पाकिस्तान तो भागा हुआ पुत्र है लेकिन बांग्लादेश पैदा किया हुआ पुत्र है। तो जब उसके आंख में पानी नहीं है और वो केवल वहाँ माइनॉरिटी पर एट्रोसिटी हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है कि केवल हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा। अगर यहीं तक बात है तो उस पर बहस हो। भारत विरोधी पृष्ठभूमि तैयार करने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में भारत को बिल्कुल मतलब जल्दीबाजी में
बिल्कुल कोई इफ बट की बात नहीं है। जल्दीबाजी में ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे एक बेहतरीन संदेश जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सदन में तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं, बांग्लादेश पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। मतलब क्या है भाई, बांग्लादेश को आप फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक हल्का सा बयान दे देंगे, आप वैसे तो सब लोग बयान दे देंगे, तो बयान से काम नहीं चलेगा। ये कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई के लिए जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूएनओ का प्लेटफॉर्म है या फिर भारत खुद सक्षम है, सारी दुनिया कर रही है कार्रवाई। अगर उसके पड़ोस में कोई इस तरह की हरकत होती है तो देश उसमें दखल कर रहा भाई, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, तो भारत क्यों नहीं दखल दे सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। और इस समय यूएनओ की प्रासंगिकता पर तो प्रश्न है। भारत को चाहिए कि वो ये दिखाए कि वो एक मजबूत देश है, वरना वहां पर दो खतरे हैं। एक तो माइनॉरिटी पर खतरा है, लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख रहे हैं। दूसरा खतरा है कि भारत विरोधी पूरी ताकत वहां कहीं पैठ न बना ले। इसलिए जितनी जल्दी हो इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और वहां चुनी हुई सरकार कितनी जल्दी आ सके इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राहुल तालान का हम सीधे रुख करेंगे। राहुल जी, मुझे ये समझना है कि ये आवाज तो उठ रही है कि अब भारत को आगे बढ़ना होगा, भारत को कदम उठाने होंगे, लेकिन वो किस प्रकार के कदम है जो कि भारत को उठाने चाहिए? देखिए, भारत सरकार कई कदम उठा सकती है, कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शांति सेना उतारी जाए, इतना भी कोई स्थिति खराब नहीं है। बांग्लादेश हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है। हमारे वहाँ डीप असेट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हमने कुछ इतने दिन से शांति रही है, कुछ हासिल नहीं किया होगा, सबको यूज करने की जरूरत है। लेकिन जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, देखिए वो पूरे जो एशिया महाद्वीप में जहां जहां हिंदू थे उन पे सब पे अत्याचार हुआ, जहां जहां मुसलमान थे मुसलमानों ने अत्याचार किया है। इसको ये सोचने की जरूरत है। अफगानिस्तान में हिंदू थे, खत्म हो गए, पाकिस्तान में हिंदू थे, खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म किया जा रहा है, और उसमें पाकिस्तान की भी सहभागिता है। और जो पाकिस्तान के वहां पाले हुए गुंडे हैं जैसे बीएनपी है, वो चाहते हैं कि वहां हिंदू ना रहें। और जो लेकिन शेख हसीना के बाद लगा था कि एक नई सरकार बनेगी, हालात बेटर हो जाएंगे, अभी सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, शेख हसीना को वहां से एक तरह से भगाया गया है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सरकार होने के बावजूद भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पुजारियों को पीटा जा रहा है, ये सिचुएशन बनी हुई है। कमाल की बात ये है कि यूएन को और जो नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी है उनको भी सोचना चाहिए कि उन्होंने, और अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि आपने एक ऐसे पढ़े लिखे मोहम्मद यूनिस को वहां की सरकार की जिम्मेदारी दी थी, और वो कर क्या रहे हैं, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, और ये वहां से भगाने की कोशिश है हिंदुओं को। और कमाल की बात ये देखिए, उन्होंने बोल दिया कि नेता प्रतिपक्ष को भी काम करना चाहिए। सरकार तो काम करे, नेता प्रतिपक्ष का तक एक बयान नहीं है। जो अब बोला 1971 में, जब 1971 में जब बोया गया था ना ये पेड़, इन्होंने सोचा था कि आम का पेड़ है, बबूल का पेड़ बो रहे थे। उनको सोचना चाहिए था, जितने ये बबूल के पेड़ बोए गए ना, तो एक कांटे चुभेंगे और एक कांटे हिंदुओं को चुभ रहे हैं। जवाब दीजिएगा दुष्यंत जी, खूब जवाब दीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी का, हर प्रियंका गांधी का चुनाव जीतते ही संबल पे बयान था, हिंदू इतने सारे मारे जा रहे हैं, एक बयान नहीं आया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का। खूब जवाब दीजिए। जवाब ले लेते हैं। रवि अरोड़ा जी, आ रही हो आपके पास, एक जवाब ले लेते। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले इधर से कहा गया कि वहां चुनाव कराने चाहिए, चुनाव वहां अभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर इस वक्त जितनी फोर्सेस हैं, चाहे वो सेना है या पुलिस है, सब कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। शांति सेना यूनाइटेड नेशन के निर्देश में, नेतृत्व में वहां भेजनी चाहिए, और अब से पहले ऐसा 20 या 50 बार हो चुका है, तो बांग्लादेश में क्यों ना जाए। अच्छे चुनाव कराने के लिए, स्वच्छ वहां के वातावरण को करने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए। और रही दूसरी बात, सिर्फ विपक्ष की बात करेंगे, विपक्ष सरकार चला रहा है, दिलवा दीजिए 4 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बनवा दीजिए खड़गे को। अब बताइए ना, फिर हम बताते हैं, फिर दिखवाते हैं। आप किसी भी नेता के लिए छोड़ दीजिए ना, क्या बात करते हैं। ठीक है, लौटूंगी राहुल जी, लौटूंगी। अरे सरकार जाएगी यूएन में, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित सरकार करेगी, या कोई समाजवादी पार्टी करेगी, विपक्ष करेगा। बिल्कुल लौटूंगी राहुल जी। रवि अरोड़ा जी, कुछ ही समय में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपना पदभार संभालने वाले हैं, कुछ समय बाकी है अभी पदभार संभालने में, तो क्या समझा जाए कि उनके पदभार संभालने से पहले बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? शाजिया जी, जो आज बांग्लादेश के अंदर हालात बने हैं, उनका रीजन आखिर कैसे एक स्टूडेंट मूवमेंट खड़ी होती है और पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाती है? क्या अमेरिका से कुछ लेना देना है? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था कि शेख हसीना ने उससे काफी समय पहले ही आरोप लगा दिया था कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट
कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर एक पपेट सरकार बिठाना चाहती है, और इसकी तैयारियां आज से नहीं चल रही थी, पिछले कई सालों से चल रही थी। असल में चक्कर इस पूरे मसले के जब आप एनालाइज करेंगे, 2018 में शेख हसीना ने जो 30% आरक्षण की बात चल रही थी उसे हटा दिया था। 5 जून को वहाँ की हाई कोर्ट एक डिसीजन देती है, उस हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद एक स्पीच देती है शेख हसीना, और वो स्पीच कहीं ना कहीं पूरी तरह से उपद्रवी जो है सड़कों पर आ जाते हैं। ये जो भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, असल में वो भीड़ तो एक हिस्सा है सिर्फ, उसके पीछे जो उपद्रवी है, उनको जो कमांड कर रहा है वो कौन है, ये सारा दुनिया जानती है, सारे देश जानते हैं, सब नजरें गड़ाए हुए हैं एंड सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर अब हमें एक अगला स्टेप क्या। ऐसा नहीं है भारत सरकार चुप बैठी है, भारत सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए है, अमेरिका के चुनावों पर नजर थी, उसके बाद अब क्या डिसीजन लेगी भारत सरकार ये देखने वाली बात है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि एक आइलैंड जो बांग्लादेश और भारत के बीच में पड़ता है, उस आइलैंड से 60% दुनिया के आवाजाही है, उस पर कहीं ना कहीं कमांड कसना चाहता है अमेरिका, और वो भारत और चाइना को टारगेट करना चाहता है अपनी नेवल फोर्सेस के द्वारा। ये उसी की पूरी कहानी है। आखिर एक गरीब देश से अमेरिका को क्या लेना देना, आम आदमी का यही क्वेश्चन होता है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर उस आइलैंड पर अमेरिका अपनी नेवल फोर्सेस बिठा देता है तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मकसद पूरा होता है, चाइना और भारत को दबाने के लिए। लेकिन अब जिस प्रकार से ट्रंप ने एक बड़ी जीत हासिल की है अमेरिका के अंदर, आपको एक बात और मैं ले जाना चाहता हूँ कि शेख हसीना भारी बहुमत से सत्ता में आई थी और विपक्षी पार्टियों को बहुत कम बहुमत मिला था, और जब जनता चाहती थी वो सत्ता में आए, तो आखिर इस मूवमेंट के अंदर एकदम से तैयारी कितना, मतलब ये है कि बहुत बड़ी फंडिंग की गई। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में कर रहे हैं वो भारत में भी तैयारियां चल रही हैं, कई ऐसी मूवमेंट में फंडिंग की जा रही है और यहाँ भी हालात कहीं ना कहीं तैयार किए जा रहे हैं। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब जो डिसीजन भारत सरकार लेने वाली है जल्द ही लेगी, मुझे लगता है, क्योंकि ट्रंप जैसे ही वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं उसके तुरंत बाद वहाँ पे कार्रवाई शुरू होगी। मुझे लगता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की हम बात करें तो बिना अमेरिका के वहाँ पे भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया। बड़ी बात आपने कही कि तुरंत कार्रवाई शुरू होगी डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालते ही। मृगेंद्र चौधरी धर्मगुरु है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु है हमारे साथ, इसलिए हम समझना चाहेंगे जिस प्रकार के हालात इस समय बांग्लादेश में बने हुए हैं, हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं, क्या भारत में भी इसका कोई असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं या भविष्य में पड़ सकता है, कोई खाई बन सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? हम चाहते नहीं है ऐसा कुछ हो, लेकिन हम समझना चाह रहे हैं। देखिए ये ना बिल्कुल ही पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये पाकिस्तान और जो उसके सहयोगी देश हैं उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया है, और इस पॉलिटिकल क्राइसिस को उन्होंने एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करी है ताकि भारत के बांग्लादेश से संबंध खराब हो जाए। क्योंकि अगर वहाँ पर धर्म का मसला होता तो वो शेख हसीना के टाइम भी होना चाहिए था। शेख हसीना जी के हटने से पहले जो है वहाँ के लोग बड़े प्यार से रह रहे थे और 1971 के बाद रह ही रहे हैं, कोई समस्या नहीं आई है, हमारे भाइयों की तरह वो रहे हैं, कभी कोई समस्या नहीं, हर पक्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो अगर वहाँ के लोगों में बंटवारा होता तो वो पहले भी होता। तो कहीं ना कहीं इसको जो है रेडिकल फोर्सेस जो है उनको अब जो फॉरेन कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं और हसीना जी को वहाँ से हटा दिया गया है। और आप देखेंगे जो इनकी गवर्नमेंट है यूनिस जी की, उसके अंदर कोई भी चुनाव व्यक्ति तो नहीं है, मैक्सिमम लोग उसके अंदर आप देखेंगे तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, और साथ में देखेंगे तो कुछ लोग जो है प्रोफेसर हैं और वो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो है रिलायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बनती है। मुझे लगता है समय के साथ जब भारत सरकार जो है और यूएन जो है एक्शन लेगा, तो जैसे इन रेडिकल फोर्सेस की सपोर्ट हट जाएगी तो वहाँ की जनता स्वयं जो है मुझे लगता है वो साथ देगी, क्योंकि वो हमेशा साथ देते आए हैं तो आगे भी देंगे। ठीक है, ठीक है, अब जनता का रुख कर लेते हैं। जनता इस मामले पर क्या सोच रही है? जनता को क्या लगता है कि बांग्लादेश के हालात आखिर इस तरह के क्यों बने हैं? जो बोलना चाहता है प्लीज अपने हाथ खड़े कर लें, एक एक करके हम आपके पास आएंगे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आ रही है कि अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे शायद, नहीं आपके ये पॉलिटिकल एनालिसिस इसलिए नहीं, 4 घंटे के लिए राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री दे रहे हैं ना, तो इसलिए मैं तो इनको ही मानूंगा। आप अपनी बात रखिए। मैं ये इसलिए रख रहा हूँ कि यदि 4 घंटे के लिए उनको प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाएगा ना एलओपी को, तो बांग्लादेश से भी बुरे हालात इस देश में हो जाएंगे। 4 घंटे में ही कर देंगे, वो इस मौके की तलाश में है। इसके पीछे क्या मानते हो आप? जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा था कि मुझे कितनी भी फंडिंग करनी पड़ जाए प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बैठने दूंगा। उसका परिणाम हुआ कि 400 सीटों के बजाय उनको 240 मरते मरते मिले। उस फंडिंग का ही कमाल था, उस फंडिंग का ही कमाल है बांग्लादेश में। जो शेख हसीना 15 साल से, आप देखो शेख हसीना के टाइम में बांग्लादेश ने कितनी आर्थिक प्रगति की, वो किसको नहीं पची? पाकिस्तान को।
पाकिस्तान ने हाथ किससे मिलाया? अमेरिका से। अमेरिका यहाँ अस्थिरता क्यों फैलाना चाहता है कि यहाँ मेरा आइलैंड पे कब्जा हो, मैं बैठूं, उसका पाकिस्तान से चाइना से कोई लेना देना नहीं, उसका यह है कि भारत बढ़ती हुई इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे करूं, और वो बांग्लादेश में अपना अड्डा बनाना चाहता है। इसके पीछे की मंशा को समझना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी, यदि आज आपकी सेना मजबूत है तो क्यों इंतजार कर रहे हैं? एक्शन लेना चाहिए। किसी दूसरे के पास मालिकाना हक देने के लिए यूएनओ के पास क्यों जाएंगे रोने के लिए? आज मनमोहन सिंह सरकार थोड़ी है जो यूएनओ के पास रोने के लिए जाएंगे। वो तो हर बात के लिए यूएनओ में वो जाते थे ना रोने के लिए। आज सक्षम में अपनी सेना को आदेश दीजिए, कब्जा करेंगे 10 दिन में बांग्लादेश पूरे पे, वहाँ हिंदू और मुस्लिम सब सुरक्षित रहेंगे। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपको लगता है कि हमारी सेनाएं इतनी कमजोर हैं? यदि इधर पाकिस्तान करता है, यदि चाइना भी करता है, तो आज हमारी सेनाएं 4 फ्रंट पर लड़ने के लिए भी तैयार हैं। किसी को यदि भ्रम है तो आप ये भ्रम निकाल दीजिए। लेकिन मैं इसमें नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल विफलता मानता हूँ कि आज 4 महीने से वहाँ मारकाट मची हुई है और उसके बावजूद भी वहाँ एक्शन नहीं लिया जाता, तो आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना को भूल जाइए। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था कि मतलब जो है भारत में बांग्लादेश नहीं दोहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धर्म से पहले राष्ट्र को देखा जाता है। यहाँ की तो बात ही नहीं हो रही कि यहाँ बांग्लादेश क्यों दोहराया जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी समय आ गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था ना, उसी तरह से बांग्लादेश में भी एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जाए। और अभी जो है मजबूत सरकार भी है केंद्र में और एक राष्ट्रवादी सरकार है, तो मुझे लगता है अगर वो चाहें तो ऐसा संभव है, तो ऐसा होना चाहिए। मजबूत सरकार हमारे देश में बिल्कुल राष्ट्रवादी सरकार है, और अगर ये दृढ़ इच्छा रखें तो उसमें एक नया देश बनाया जा और सकता जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप बांग्लादेश में? है। उसी अत्याचार को मद्देनजर रखते मैं चाहता हूँ कि उसका हमेशा के लिए एक सोल्यूशन हो जाएगा कि एक जो है उसमें से जो कलकत्ता से जुड़ता हुआ जो हिंदू आबादी से बहुमत में जो हिंदू आबादी है ना, उन लोगों को ध्यान में रख के एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जाए और उसमें जो है भारत जो है पहल करे। ठीक है, इधर से कौन बोलना चाह रहा है इस मुद्दे पर? आप बोलना चाह रहे हैं, बताइए। ऐसे बोलिए। बांग्लादेश की वास्तविकता से तो सभी परिचित हैं, भारत ही नहीं पूरा संपूर्ण विश्व परिचित है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं भारत सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के शरणार्थी या जो घुसपैठी हैं वो लगातार भारत में घुसने के प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन 500,000 की संख्या में वो भारत में प्रवेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत के बांग्लादेशी सीमावर्ती क्षेत्रों के हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे जितनी ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो भारत सरकार से यही एक निवेदन है कि घुसपैठियों को रोकने का काम करे। और यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा है किसी जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नहीं, हमें संपूर्ण देश को एक होकर, सभी राजनीतिक पार्टी को एक होकर मानवता के लिए भारत सरकार से ये सिफारिश करनी चाहिए कि बांग्लादेश के मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए यूएन में भारत खुद रिकमेंड करे कि बांग्लादेश में वो एक स्पेशल फोर्स भेजे या मुझे पावर दे कि मैं कुछ ऐसा करूं। जैसे एक बार नेपाल में माओवादियों ने हमला किया था तो माओवादियों ने वहाँ के राजा को मार के पूरे नेपाल में अपना कब्जा कर लिया था, उसी तरीके से बांग्लादेश में ये हो गया है और आने वाले समय में स्थिति बहुत भयानक होगी। तो कहीं ना कहीं उसका असर पूरे भारत पे पड़ेगा और पड़ रहा है। बस मैं इतना ही। ठीक है। गुलाम सरवर साहब का मैं रुक करूंगी। गुलाम सरवर साहब, मुझे ये समझना है कि बैक टू बैक ये सिचुएशन बन रही है बांग्लादेश में कि मुसलमान लगातार अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पर बांग्लादेश में, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो कम से कम रिक्वेस्ट करें या फिर एकजुट होकर कुछ ऐसा करें कि उन तक एक अपील पहुंचे कि आप ऐसा मत कीजिए, हम पर भी इसका असर पड़ सकता है, या फिर ये गलत है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, कुछ ऐसा कोई कोशिश? नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल है, सही सवाल है। हाफिज गुलाम सरवर मेरा नाम है, यूट्यूब खोलकर सर्च कर लीजिएगा। हमारे लगभग अब तक 10 करोड़ लोग देख चुके होंगे, लगभग 2 बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ। 30-30, 40-40 उसमें यूट्यूबर होते हैं। आप तो वो तो वैसी साहब का, उनको तो नफरत फैलाने का एजेंडे पे सब काम कर रहे हैं। जैसे भाई साहब ने कहा यहाँ भी पिंकी चौधरी काम करेंगे, सरकार काम नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये समझना पहले। तो आप अपील कर चुके हैं पहले? बात मैंने
कर रखा है। अभी 7 तारीख को फिर हमारा है और 7 तारीख को हमारी टीम तय करेगी। बांग्लादेश एम्बेसी पर हम धावा भी बोलने वाले हैं। हमने आज सरकार से मांग किया कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप अनुमति दीजिए, 50,000 मुसलमानों को लेकर हम बढ़ते हैं। हमने ये स्पष्ट कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, जो कैमरे से मिटता नहीं है। लोग ये ना सोचे कि यहाँ पर हम फेंक रहे हैं, ये बात समझिए। अब सारे आप दिखाते हैं सिर्फ ओवैसी को, प्रमोट करते हैं सिर्फ ओवैसी तो आपको भी दिखा रहे हैं, देखिए कैमरा चल रहा है। नहीं, मैं आपका मतलब मैं नेशनल मीडिया से कह रहा हूं कि मुस्लिम संगठनों को भी इस पर बोलना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखें, माइनॉरिटी पर कहीं भी एट्रोसिटी होता है, उसका विरोध ये भारत के स्वभाव में रहा है, ये नेचर रहा इंडिया का हमेशा। तो बांग्लादेश में केवल माइनॉरिटी नहीं है भाई, वहां खून का रिश्ता है। मसला केवल ये नहीं कि हिंदू माइनॉरिटी है, कम से कम 1 लाख ऐसे हिंदू होंगे जिनका ससुराल, जिनका नानियाल, जिनका दादियाल भारत में है भाई, उनका खून का रिश्ता है। तो वहां कुछ होता है तो यहाँ तो प्रतिक्रिया जो है वो स्वाभाविक है और सरकार इस बात को समझ रही कि प्रतिक्रिया होगा। आज की बात मैं बता रहा हूँ, इसको ले लीजिएगा। आज जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट था एक संगठन की तरफ से। एक हमारे साथी बयान दे रहे थे कि 1 महीने में अगर बांग्लादेश में अत्याचार नहीं रुका तो भारत के सभी मंदिरों में, सभी मस्जिदों को तोड़ देंगे। अब मेरा ये कहना है कि मेरा बेटा चोर है तो चोर को सजा दीजिएगा, या ये कहिएगा कि तुम्हारा बेटा अगर चोरी करना नहीं छोड़ा तो मैं भी अपने बेटा को चोर बना दूंगा। यही तो मतलब हुआ। बांग्लादेश में अगर हो रहा तो यहाँ मुसलमान को मारिएगा, मगर उस सरकार को आप सपोर्ट इसलिए कीजिएगा कि जो भाई साहब ने कहा चीन और पाकिस्तान, चीन और भारत को, नो, सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत का परम मित्र है। डोनाल्ड ट्रंप तो माई फ्रेंड भी है, आपको भूल जाते हैं आप लोग। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के जिगरी दोस्त भी हैं और अमेरिका बदल चुका। अरे अंतरराष्ट्रीय मामला बदल चुका है, रूस गया अमेरिका आया, समझिए पहले बात को। उस अमेरिका को आप भारत विरोधी बता रहे हैं और शादी सूची का है। हाँ, तो यही तो बोलते हैं सच बोलिए, इसीलिए कहा जाता है सच बोलिए। आप अभी भी अमेरिका के विरोध में और मोदी जी के पक्ष में। अच्छा, मोदी जी के दोस्त का विरोध कर रहे हैं। डियर माई फ्रेंड गलत है और मोदी जी सही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप गलत है तो मोदी जी के दोस्त कैसे हैं? तो सवाल तो होगा ना भाई। ये समझिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों मामलों में आदमी को एक लेवल बैलेंस बना के बोलना। हमारा फ्रेंड कौन है? अभी हमारे रिश्ते अमेरिका से हैं और अच्छे रिश्ते हैं, ये आप जान लें। और आप देख लेंगे, शपथ लेते डोनाल्ड ट्रंप जी फिर आएंगे तो आप ये देखिए कि वो आएंगे तो क्या प्रस्ताव भारत सरकार रखेगी। आप भी यहीं रहेंगे और अगर जीवित रहे तो हम भी यहीं रहेंगे, ठीक है, और फिर बहस हो जाएगी। ठीक है राहुल जी, मुझे सच में जानना है कि ये तो साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उनके देश में हाहाकार मचा हुआ है, भले ही मुसलमान वहां पर हाहाकार मचाए हुए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, एक तरह से वो आतंक की राह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या हमारे देश की सरकार भी स्लीपिंग मोड में है? सवाल ये है कि मुसलमानों का नेचर ही नहीं है। मुसलमान किसी दूसरे का स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। मुसलमान चाहता है कि अगर जो जहां वो बहुसंख्यक होंगे मारना शुरू कर देंगे। और देखिए, मलेशिया छोड़ दीजिए, मलेशिया और इंडोनेशिया छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ आ जाइए ना, इधर आइए। मलेशिया छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन है? यूएई में कौन है? गले मिल रहे हैं जो शेख सब अच्छे लग रहे हैं। कतर में शेख अच्छे लगते हैं। माइनॉरिटी है कतर में, कोई माइनॉरिटी नहीं है, मुसलमान कोई माइनॉरिटी नहीं है कतर में। साहब उब्बा चुब्बा वाला मजदूर है कतर में, मजदूर है जिनके पास कोई राइट नहीं है। अरब का शेख कोई राइट नहीं है। अरब का शेख हैदराबाद के लोगों को पसंद नहीं, भारत के लोगों को नहीं पसंद है। तो आ जाएगा उस चक्कर में। देखिए दिक्कत क्या है इनके साथ कि मुसलमानों को जैसे ही इंडोनेशिया का नाम बहुमत में आते हैं वैसे ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। कश्मीर में हम तो कश्मीर में कुछ नहीं कर पाए, बाकी बात छोड़ दीजिए, हम कश्मीर में क्या कर पाए? राहुल जी, सल्यूशन क्या है? हम सल्यूशन पर बात करेंगे। सल्यूशन क्या है? सल्यूशन एक है, कैसे ही लिबरल होना पड़ेगा। मुसलमानों को ये सीखना पड़ेगा कि हिंदुओं के साथ, मुसलमानों को माइनॉरिटी के साथ जीना ही होगा। मुसलमानों को अगर आप सिखाने की सोच रहे हैं तो सिखाने में सदियां बीत जाएंगी। अभी हिंदुओं पर अत्याचार कैसे रोके जाए, इसका सलूशन देखिए, सरकारों को काम करना होगा। सरकारें किस लिए बिठाई गई है? सरकार को काम करना होगा। हर सरकार को काम करना होगा, नॉट ओनली बीजेपी, कांग्रेस को भी, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ अधिकार दिए, वक्फ बोर्ड का अधिकार, वक्फ बोर्ड बना दो और ये इतनी असीम शक्ति दे दो। कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे थे, कुछ नहीं करेंगे। ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है,
झारखंड में बेशक बीजेपी नहीं जीती, लेकिन क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। मुद्दे तो जिंदा है ना। अगर जो कहीं डेमोग्राफी चेंज होती है और वो मुसलमान उस डेमोग्राफी को चेंज करते हैं, तो सरकारों का उत्तरदायित्व, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार का, कि वो डेमोग्राफी चेंज ना होने दे, नहीं तो वो एक दिन आतंकवाद वहां फैलेगा ही फैलेगा। दुष्यंत जी से जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत जी, आपके पास राहुल जी के बहुत सारे सवालों का कोई जवाब है? सबका जवाब है। देखिए, अमेरिकन हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे वो बहुत सी चीज़ों में साझेदारी है। अभी हमने एमरॉन की कंपनी गुजरात में लग रही है, जिसमें हमने 70% के आसपास जो उसकी लागत है उसको सब्सिडी दी है। हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिल रही है, हमें हथियार मिल रहे हैं, हम स्पेस में साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो पहले तो हमें अपने गवर्नमेंट के साथ चलना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे भारत और भारतीय सदैव अपनी सरकार का साथ देते हैं। तो एक तो हमें अमेरिकन को एनिमी कंट्री करके ये पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश में हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जाना पड़ेगा। अगर लोग भारतीय सेना भेजने की बात कर रहे हैं, तो भारत की सेना वहाँ यूएन के पीस कीपिंग फोर्स की तरह ही जा सकती है, यूएन के झंडे के साथ जाएगी और वहाँ पे सबसे पहले शांति व्यवस्था कायम करना पड़ेगा, मानवाधिकारों को लागू करना पड़ेगा। कि आज तो वहाँ हालात इतने हैं निसार जी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, और पुलिस वहाँ थानों में नहीं है, भाग गई है। सेना है जो प्रमुख जगह पर लगी हुई है, बाकी जिसका हुजूम का, भीड़ का जो मन आ रहा है वो कर रहा है। तो उसे रोकने के लिए हमें गंभीरता पूर्वक बात करनी होगी। हम इस विषय को इसी तरह नहीं दबा सकते कि हम अपने लोकल मुद्दा उछाल दें, कोई हम भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब नहीं चलेगा। ये इंटरनेशनल मैटर है और एक बहुत सेंसिटिव इशू है। और बांग्लादेश में हमारा बहुत बड़ा निवेश है जिसकी लोगों को जानकारी नहीं है। हमें उसकी सुरक्षा के लिए भी कदम उठाना है। हमारे बहुत से व्यापारियों ने, टाटा का, बहुत सारी कंपनियों का वहाँ पे ऐसा निवेश है कि वो सब खतरे में पड़ सकता है। तो हमें एक मैच्योर, एक गंभीर मुल्क के रूप में दिखना होगा और हमें दूरदर्शी रणनीति के तहत काम करना होगा। ठीक है, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। एक बार जनता का रुख कर लेते हैं। जनता से आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, मान लीजिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसको लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वहाँ पर जवाब दे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ बांग्लादेश की या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वहाँ दखल दे। और दूसरा चीज ये हम कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो घटित हो रहा है उसको लेकर के हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी जो तहजीब थी उसको बर्बाद मत करो मेरे दोस्तों, क्योंकि किसान ने लिखा है कि त्योहारों के सीनों पे संगीनों का साया है, अब ईद भी घायल है, मायूस दशहरा है। सुन लीजिए राहुल जी, वो बात सभी अपनी सच साबित कर देगा, कुछ बात ही ऐसी है जरदार जो ठहरा है। मेरे प्रिय भाइयों बंधुओं, भारत एक गंगा जमुनी तहजीब के अंदर जीता था मेरे दोस्तों। आज से 10 बरस हिंदू की तजिया, अरे त्योहार मुसलमान मनाता था और मुसलमान की तजिया हिंदू लेके चलता था मेरे दोस्तों। मेरे निगाहों में अगर हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान की अगर 2 भुजा है तो एक हिंदू की भुजा, एक मुसलमान की भुजा है। अगर भारत की 2 आंखें हैं तो एक हिंदू की आंख है, एक मुसलमान की आंख है। भारत के 2 पैर हैं तो एक हिंदू का पैर है, एक मुसलमान का पैर है मेरे दोस्तों। इसीलिए दादू दयाल ने लिखा है मेरे दोस्तों कि दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान और दोनों भाई नैन है, हिंदू मुसलमान। ठीक है, हमने देखा, बहुत अच्छा, हमने देखा सोच के, दूजा ना ही आन, सबकी एक ही आत्मा। क्या हिंदू मुसलमान मेरे दोस्तों, क्या हिंदू मुसलमान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए मैम, एक तो बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल खतरे में पड़ी हुई है। जब से शेख हसीना हटी है वहाँ पे वो है वो अपना हाल वही करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का हाल हुआ है। कटोरा लेके उनको भी घूमना पड़ेगा। आज पहले उनकी कंडीशन शेख हसीना के टाइम पे ये उनकी डेवलपमेंट होता जा रहा था, पर अब क्या हो रहा है, अब अत्याचार हो रहा है। अब अत्याचार हो रहा है किन पे? हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। और जब हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो समझ लीजिए उनकी जो डेमोग्राफी है कहाँ जानी है। खाली क्या है, यही हमारे देश में भी होने की परंपरा चल रही है। उत्तराखंड का देख लीजिए हाल, कहाँ 1.5 लाख थे, आज की संख्या देख लीजिए उत्तराखंड में। तो कुल मिलाकर के अगर ये डेमोग्राफी चेंज करने का फार्मूला चलता रहेगा तो एक दिन जो श्रीलंका का हाल हुआ है, बांग्लादेश का हाल हुआ है, अफगानिस्तान का हाल हुआ है, वही भारत का हाल भी होने जा रहा है। कौन बोलना चाह रहा था यहाँ पर से? आप में से आप बोलना चाह रहे थे। अभी इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने बताया, अभी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बड़ी है
तो क्या इस इन्वेस्टमेंट के लिए हम अपने लोगों को मरने दें? जो हमारा कुछ लोग हैं, मान लो पहले कश्मीर में मारे गए, पहले पाकिस्तान में भी भागना पड़ गया, अफगानिस्तान से भी भागना, क्या अब इन्वेस्टमेंट के चक्कर में सिर्फ वोट छोड़ दें? हमारे ठीक है, इन्वेस्टमेंट वहाँ बहुत है, लोग कारोबार कर रहे हैं, मेरा भी कारोबार होगा, छोड़ के मैं क्या चाहूँगा भाई, मेरे लिए जो मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी पैसे निकल जाए, बस लोग मरते रहे। क्या ऐसे हिंदुओं को छोड़ दिया जाए मरने के लिए? ये पहले भी ऐसा होता रहा है, कब कब होएगा ये वाला? बात समझो आप, हिस्ट्री पूरी देखो, पूरी हिस्ट्री देखो पुरानी, अब तक यही होता रहा है। क्या करेंगे हम? पैसे के लिए, सिर्फ पैसे तो हम बड़े कमा चुके हैं। हिस्ट्री में हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया थी, क्या हुआ उस चिड़िया का? सोने को हमने क्या करना है? हमने इतना ज्यादा पैसा क्या करेगा हमारा? वही लुटाते रहे इनके ऊपर ही। ठीक है, आप क्या पूछ रहे हैं? मैडम एक्चुअली हम कश्मीर से हैं। जो कांग्रेस अभी बोल रही है कि आप बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, जब 90s में वहां से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तब कांग्रेस ने क्या किया है? आज 2024 हुआ, 2014 तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज चल रहा था वहां पे। उन दोनों ने सरकारों ने मिलकर उस पर सिर्फ राजनीति की है। ये तभी संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तभी उनके लिए क्वार्टर्स बने, शेड्स बने हैं। उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। आज इनको दूसरा मुल्क याद आ रहा है। अपने मुल्क में तो देखो पहले कांग्रेस ने क्या बीज बोया हुआ था। ठीक है, आप जवाब दोनों का इकट्ठा जवाब दूंगा। मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था कि हमें वहां पे पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी है, और बिजनेसमैन से पहले मैंने लोगों की सुरक्षा की बात की थी। आप लेट आए हो। दूसरा, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं जो कह रहे हैं ना कांग्रेस ने क्या किया था जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ। इनको शायद जानकारी नहीं है, जगमोहन गवर्नर थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, मुफ्ती सईद गृह मंत्री थे, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। कांग्रेस पावर में नहीं थी। जानकारी आपको पूरी लेनी चाहिए। ठीक है, रवि अरोड़ा जी, सिचुएशन बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है। यहाँ पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। कहीं ना कहीं ये कि वैलिड क्वेश्चन हो भी जाता है कि एक देश में अगर हालात बहुत ज्यादा खराब है तो ठीक है, आप अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते, लेकिन मानवता के तौर पर आप आवाज तो उठा सकते हैं, आप पूछ तो सकते हैं कि हो क्या रहा है इस देश में। शाजिया जी जो इस पूरे मामले को कमांड कर रहे हैं बांग्लादेश में, उन्होंने बड़ी तैयारी इस प्रकार से की कि वहाँ के जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उससे जस्ट पहले ये सारा मामला उठा। और मैं समझता हूँ भारत सरकार सिर्फ ये देखना चाहती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी के पर्सनल भी इतने अच्छे रिश्ते हैं। कब तक देखेंगे हम, कब तक वेट करेंगे हम? हालात और ज्यादा खराब होते रहेंगे, तब तक देखते रहेंगे हम? जी बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार को बात करनी चाहिए और इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन अगर सरकार नहीं ले रही है तो उसके पीछे के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आज पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, साथ जो बॉर्डर लगता है, पश्चिम बंगाल की में बहुत बड़ी आबादी बांग्लादेश से आके बसी, और वहाँ पर आज ऐसे हालात है कि बिना उन बांग्लादेशी वोट बैंक के आप वहाँ पे सत्ता में भी नहीं आ सकती। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं कि, और सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, चाहे उन लोग जो लोग बसे हुए भारत के अंदर, और वहाँ पे एक ऐसा मैसेज दिया जा सकता है, क्योंकि भारत के और बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं शुरू से। पर सरकार अगर चुप बैठी है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है ट्रंप सरकार बनने के बाद कुछ ना कुछ नया होने वाला है। क्या लग रहा है आपको कि ट्रंप सरकार बनेगी तो उसके बाद से क्या हो सकता है? इसका भी आप बात समझ देखिए, नहीं देखिए, आप बात समझिए मेरी, कि जब पश्चिम बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से शेख हसीना सत्ता से बेदखल हो गई, उसके बाद अब क्या तकलीफ है? आखिर हिंदुओं से ही तकलीफ, और हिंदू सिर्फ ये वाले हिंदू नहीं है, जो हिंदुस्तान के वहाँ पे रह रहे हैं उनको तो चुन चुन कर मार रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल के जो हिंदू वहाँ पे हैं उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये बात उन्होंने खुद आकर बताई। और आपको एक बात और बताता हूँ, अभी खबरें ये भी आई हैं कि बांग्लादेश की कुछ मस्जिदों से ये अनाउंसमेंट की गई है कि हिंदुओं को बचाया जाए। यह अपने आप में एक अच्छी खबर है। मैं समझता हूँ ऐसा, देखिए पूरी आवाम एक जैसी नहीं होती, कुछ उपद्रवी है, उनको कमांड करने वाला चेहरा जैसे ही साफ होगा मुझे लगता है एक्शन भी जरूर होगा। और देखिए ये बांग्लादेश की जो आज स्थिति बनी है उससे उसके आर्थिक हालात बहुत बदतर होने वाले, ये पूरा दुनिया जानती है। पर क्योंकि उस भीड़ का चेहरा जब तक साफ नहीं हो पाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की सेना भी उन्हीं लोगों का साथ दे रही है, वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस भी उनका साथ दे रही है। ये अपने आप में बुरी बात है। जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे, सेना नहीं चाहेगी, कुछ नहीं हो सकता। वहाँ की जो चेहरा जो कमांड आ रही यूरोपियन देशों से, जो आरोप लगाया गया था,
अगर उस कमांड को नहीं रोका गया, और खासकर तभी मुझे लगता है कि अमेरिकी सरकार जिस प्रकार जैसी डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं उसके तुरंत बाद यह सब थम जाएगा। और मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र जी, मुझे ये समझना है कि हमारे ही देश में कुछ धर्म गुरुओं द्वारा ये बात कही जा रही है कि वहां जो हालात बने हुए, बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, यानी कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर इसी प्रकार का सिलसिला जारी रहा तो भारत में भी मुसलमानों के साथ वैसे ही होगा। क्या इस प्रकार की बातें सही है? देखिए, ऐसी स्टेटमेंट पहले भी आती रहती है, उनका कोई आधार नहीं होता। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और बहुत स्ट्रांग कंट्री है। भारत किसी का पपेट स्टेट नहीं है, ठीक है। हमारे पास स्ट्रांग आर्मी है एंड लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने के लिए बड़ी अच्छी फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बांग्लादेश में भी स्थिति पहले बहुत अच्छी थी, जब से वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो हटाई गई है, पपेट उसको स्टेट बना दिया गया है। अब अमेरिकन एंड पाकिस्तानी और जो फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उनको पॉलिटिकल मोटिव के तहत ये सब कर रहे हैं। और ये जो रेडिकल फोर्सेस वहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, जैसे ही वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वहाँ पे भी इनके खिलाफ जो है एप्लीकेशन डालनी चाहिए। भारत के धर्म गुरुओं को क्या करना चाहिए, सबको मिलकर के भारत सरकार के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए। और देखिए, जो मेन लीडर वहाँ पे अरेस्ट हुए हैं वो इस्कॉन के लीडर हैं, और इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो रशिया में भी है, यूएस में भी है, जर्मनी में, हर कंट्री में वो है। तो इस्कॉन के जितने फॉलोअर हैं और भी यहाँ पे जितने धर्मगुरु हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम है और भी हैं जिनके फॉलोअर बाहर पे हैं, उनको बोलना चाहिए कि वहाँ की सरकार के सामने ये बात रखी जाए, वहाँ के हिंदुओं के जो राइट्स वायलेशन हो रही है उसको उठाया जाए, वहाँ की सरकार पे दबाव बनाया जाए, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री का मैटर है। अगर ये इंडियन मैटर होता तो गवर्नमेंट इसको बड़ी आसानी से जो है डील कर लेती। फॉरेन कंट्री का मैटर है, हम डायरेक्ट वहाँ पे आर्मी नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर वो दो कंट्री के बीच में वार हो जाएगा। तो इसका जो एक गंभीर जो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, कि भारत सरकार पे भी दबाव बनाया जाना चाहिए सभी हिंदुओं के द्वारा। भाई साहब जैसे कह रहे थे कि मुस्लिम अगर नेता भी सामने आते हैं वो भी दबाव बनाते हैं भारत सरकार के ऊपर और बांग्लादेश की जो पपेट सरकार है उसके ऊपर, तो इससे बहुत फायदा होगा। और यही मुझे लगता है एक तरीका है। इसके साथ यूएन में भी दबाव बनाना चाहिए, वहाँ पर फ्रांस के ऊपर दबाव बनना चाहिए, यूके पे दबाव बनना चाहिए, यूएस पे दबाव बनना चाहिए, और चाइना तो वैसे दबाव मानता नहीं किसी का। अगर ये 3-4 कंट्री पे अगर दबाव बन गया तो कोई ना कोई वहाँ पे जो है रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, तब भारत की जो सेना वहाँ पे जा भी सकती है एज ए पीस कीपिंग फोर्स, तो भारत जो है मेजर ले सकता है। ठीक है गुलाम सरवर साहब, हम लगातार बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या सिचुएशन बनी हुई है, इसके सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि ये सिचुएशन पैदा कैसे हुई। सालों साल से बांग्लादेश हमारा अच्छा दोस्त रहा है और कहीं ना कहीं उसको स्टेबल करने में हम ही रहे हैं पीछे, हमारा ही देश रहा है। तो ऐसे में अचानक से इस तरह के लोग पैदा हो गए और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राह पर चलने लगे, ये सब हुआ कैसे? क्या आप इसको समझा पाएंगे? आप अभी दिल्ली के प्रेस क्लब में जाएंगी, जाती ही रहती हैं, तो जैसे स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं हम, जीने पे सामने बंग बंधु की तस्वीर, बंग बंधु के बलिदान को सब लोग जानते हैं, शेख हसीना तक या उनकी पार्टी तक। आपको याद होगा जमात इस्लामी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी, फांसी, वो भी आपने सुना होगा, न्यूज चलाया आपने। जमात इस्लामी के 5 वरीय पदाधिकारी, जमात इस्लामी बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, 5 बड़े पदाधिकारी को फांसी की सजा हुई थी, सैकड़ों जेल में बड़े बड़े लीडर डाले गए थे। तो अब जब ये सत्ता के विरोध में माहौल बना और शेख हसीना का ग्रिप खत्म हुआ और वो चली आई भारत, तो वो सब के सब जेल से बाहर आए। तो अभी सरकार तो निर्वाचित हुई नहीं। मेरा मानना है कि विद इन 3 मंथ पहले इलेक्शन होना चाहिए था। पहला दबाव वहाँ इलेक्शन कराने का जरूरी है। सरकार जो भी आएगी वो कंट्रोल करेगी, लेकिन सवाल ये है कि अभी तो सरकार है, वही लोग हैं जो जेल से छूट के आए। आए दिन रिहाई की खबर आप सुन रहे हैं, आए दिन नए नए लोगों को छोड़ा जा रहा है। जितने रेडिकल फोर्स हैं जिनको पिछली सरकारों ने जेल में डाला था आरोप लगाकर, उन्हीं को बाहर लाया गया है। तो ये अभी उम्मीद करना इससे यूनुस सरकार से बिल्कुल बेमायने है। यूनुस सरकार से तो हम फोर्सफुली कुछ करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट करके कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। ठीक है, यूनुस सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और ना ही से कोई उम्मीद की जाए। देखिए, ये बोल रहे हैं दुष्यंत जी और ये सब लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम सही है, पुलिस फोर्सेज कट्टर नहीं है। देखिए, पुलिस फोर्सेज कट्टर है, न्यायिक व्यवस्था कट्टर लोगों के हाथ में पहुंच गई, क्योंकि बीएनपी के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान, उनसे भी बैन हटा लिया गया, वो भी आ जाएंगे और वो एकदम कट्टर आदमी है। और वहां देखिए 2 ही तो पार्टी बची है अब, जमात इस्लामी और बीएनपी, इनमें ही चुनाव होगा। आप चुनाव करवा भी लेंगे तो क्या बदलने वाला है? बीएनपी बंद सरकार में आ जाएगी और आपको लगता है कि बीएनपी सुनेगी भारत की, या हिंदुओं पे वो अत्याचार कम हो जाएंगे? बिल्कुल कम नहीं होने वाले हैं। बात यह है कि अवामी लीग को भी कैसे वहां रिस्टोर करवाया जाए और अवामी लीग भी चुनावों में दिखाई दे। लेकिन अवामी लीग की सारी लीडरशिप जेल में है,
जो भी लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप इंडिया में बैठी है, बाकी लीडरशिप जेल में। तो भारत सरकार को और जो यहाँ बोल रहे हैं उनको साथ में ये भी समझ लेना चाहिए कि वहां जो बीएनपी के साथ साथ अवामी लीग भी निष्पक्ष चुनावों में जाए, तब तो कुछ हो सकता है। नहीं तो अगर जो बीएनपी और जमाते इस्लामी दो ही चुनावों में रहते हैं तो कट्टर ताकतें आएंगी और वहां हिंदुओं से जो हो रहा है, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो वो इस्कॉन पे जो प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, वो सब होगा और वो लगातार होता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जहां जहां आप कट्टरवादी मुसलमान ताकतें सत्ता में आएंगी, वहां वहां हिंदू या माइनॉरिटी कोई भी सही, वो क्रिश्चियन सही, माइनॉरिटी में हिंदू सही, या वो जो यहाँ जब आईएसआई पनपा था उसके जो लोग थे, उन्होंने कैसे जो छोटे छोटे माइनॉरिटी थे सबको खत्म किया था। ये जो कट्टरवादी ताकतें इस्लाम की, वो किसी दूसरे को अपने पास रखना ही नहीं चाहती हैं, रहने ही नहीं देती। ईरान, आपको आपके ज्ञान में भी वृद्धि जरूरी है। ईरान और इसराइल का इस समय 36 का आंकड़ा है और कहा जाता है यहूदी वर्सेस इस्लाम, लेकिन आप गूगल सर्च कर लेना या पढ़ लेना, ईरान में बड़ी आबादी यहूदियों की रहती है और सबसे सुरक्षित जोन में इस्लामी देश है। नहीं, यहूदी रहते हैं, वो यहूदी नहीं है, वो यहूदी नहीं है, वो मोर की पूजा करने वाले एक अलग समुदाय है ना, और वो थोड़े से है कि नहीं? ईरान में हिंदू है कि नहीं? और जिस अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हो, 1990 तक रूस की आईसिस ने किसको मारा? उन्हीं को तो मारा था। वो जो उनकी सेक्स स्लेव बनाई गई थी, उन्हीं की तो महिला बनाई गई थी। अफगानिस्तान में 1990 तक ईरान के नाम रशिया के विघटन से पहले रशिया की सरकार थी। मुझे ये बताइए, क्या कट्टर मुसलमान नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा नहीं रहे? अरे बताइए ना, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। अपना एजेंडा बांग्लादेश के आड़ में आपके ही लोग वहाँ बर्बाद कर रहे हैं क्या? आप नहीं भेज दिया क्या बांग्लादेश में? पाकिस्तान रेडिकल वो कौन भाग के आए थे? वो सिख कहाँ गए जो अफगानिस्तान और लाहौर में रहते थे?